हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आजकल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेम रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसी में कुछ रिएक्शंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं एल्डोल संघनन या जिसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन क्या बताती है हमें। लिखा है मैंने साफ साफ शब्दों में, वे एल्डिहाइड व कीटोन्स, यानी इस रिएक्शंस में कौन भाग ले रहे हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, लेकिन कौन से वाले, जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो अलग बात है, पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स तनु क्षार जैसे NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनन कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, पहले मैं ये आपको बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, अभी हमने कहा ना कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा होता है, CHO। ये होता है हमारा क्रियात्मक समूह। और मेन बात यह है कि ये जो कार्बन है इसको भी काउंट किया जाता है, यानी अगर यहाँ पे H मौजूद है तो ये एक कार्बन भी काउंट होता है और इसको हम एक कार्बन वाले का नाम हम पढ़ते हैं मैथ, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मैथिनल। अब यहीं से बिगनिंग करते हैं ये तो, लेकिन यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन सा है, CHO। तो इस क्रियात्मक समूह के बगल में जो कार्बन होता है, यहाँ तो कोई कार्बन है नहीं बगल में, लेकिन अगर मैंने यहाँ इसे CH3 कर दिया तो अब ये तो क्रियात्मक समूह है और इसके बगल वाला जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन रहता है वो होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह और क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वो होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अल्फा, तो सपोज करिए यहाँ पीछे दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा बीटा, यानी आपका क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ये एल्डोल संघनन क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, ये तनु क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, तनु क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, इनकी उपस्थिति में इनमें संघनन होता है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। अब ये रिएक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, इसके आगे क्या होता है, चूंकि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एल्डोल कहा जाता है। इसीलिए इस संघनन को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं, क्योंकि जो हमें ये मिला बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड मिला, इसमें क्या होता है, एल्कोहलिक समूह भी मौजूद होता है, यानी एल्कोहल समूह कौन सा होता है, OH, और एल्डिहाइड समूह भी मौजूद होता है यानी CHO, तो इसे कंबाइन हम नाम देते हैं एल्डोल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से आप लोग देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं रिएक्शन आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने बताया कि हम किन एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया क्रियात्मक समूह और इसके बगल वाला कार्बन जो है ये हो गया हमारा कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, और इस पे मौजूद है अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टार्ट रिएक्शन हम इससे दिखा रहे हैं। अब आप देखिए बच्चों की यहाँ पे जो है कितने कार्बन मौजूद हैं, एक कार्बन मौजूद है, दो कार्बन मौजूद हैं, और ये एल्डिहाइड समूह है, इसके नाम के अंत में अल लगाते हैं। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ, और लास्ट में हमें क्या लगा देना है, अल लगा देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल।
ठीक है। इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल और सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अब इसी को देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये CH3 समूह है और यह है CHO, लेकिन रिएक्शन को दिखाने के लिए इसको अलग करके लिखा गया है। दूसरा भी जो है ये भी क्या है, इथेनॉल ही है। यहाँ पे ये जो CH3 था इसको कंबाइन करके लिखा है और यहाँ पे इनको अलग अलग करके लिख दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल किसके हैं, इथेनॉल के हैं, है ना। ये CH3 लिखा है मैंने यहाँ पे, और दूसरे वाले में जो है अब CH3 को दूसरे वाले में एक H यहाँ दिखा दिया, एक H यहाँ दिखा दिया और एक H यहाँ दिखा दिया। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ही सेम है, ठीक है। ऐसे करके हमने ये लिख दिया है इथेनॉल। अब यहाँ पे होता क्या है, संघनन। संघनन का मतलब होता है जुड़ जाना आपस में, ठीक है, संघनित हो जाना, कंडेंस हो जाना। यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देखिए, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है और इधर ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन जहाँ जाके कहाँ जुड़ रहा है, इस वाले क्रियात्मक समूह के O पे जुड़ रहा है। तो अब हमें जो प्राप्त होगा, इसके लिए तनु क्षार होने बहुत ज़रूरी है, जैसे डाइल्यूट NaOH। अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, आप लोग देखते जाइए, इन दोनों को हमने जोड़ देना है। तो सबसे पहले है CH3 जो कि यहाँ मौजूद है, उसके बाद ये वाला कार्बन देख लो आप, ये वाला कार्बन, इस पे अब H जुड़ गया है तो ये OH हो गया, और इधर H जुड़ा हुआ है नीचे ये भी, और फिर सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे H मौजूद है, यहाँ भी H मौजूद है, वही हमने सेम टू सेम लिखा है, एंड देन सिंगल बॉन्ड H और इधर डबल बॉन्ड O, यानी हमने ये सब जोड़ दिया। अब ये जो बना इसका नाम क्या है, देखिए इसको नीचे देखिए आप लोग, नामकरण इसका करने के लिए हमने क्या किया है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, और तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जो जुड़ा हुआ है, तो OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल कहते हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि OH एक अल्कोहलिक समूह है, लेकिन जब यहाँ पे दो समूह मौजूद हैं, CHO भी मौजूद है, तो ऐसे में हम मूल नाम जो हम लिखेंगे वो इसके नाम पे अंत करेंगे, और पहला जो दूसरा क्रियात्मक समूह है यानी OH, इसको हम एक साइड चेन मानेंगे, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, नल AL ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन मौजूद हैं, और अल इसलिए लगाया क्योंकि ये एल्डिहाइड के अंत में क्या लगता है, अल लगता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इसको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मौजूद हैं, दो क्रियात्मक समूह मौजूद है, OH भी मौजूद है और CHO भी मौजूद है। तो एल्कोहल से एल्कोहल, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड और एल्कोहल से ऑल लेके ये नाम क्या दे दिया, एल्डोल, ठीक है। तो ये क्या थी, एक संघनन अभिक्रिया थी। अब इसके बाद आप देखिए, एल्डोल संघनन के उत्पाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि ये अगर क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इसका सामान्य नाम हमने क्या लिखा, IUPAC नेम तो यही होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, लेकिन इसका सामान्य नाम हमने क्या लिखा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी समूह लगा है और ये एल्डिहाइड है। या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोन भी हो सकते हैं। अभी हमने पहले लिखा था ना कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब ये क्या करते हैं, तनु अम्ल की उपस्थिति में, यानी ये जो हमारा एल्डोल है ये क्या करता है, तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकरण के फलस्वरूप असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। अब आप जब इसको गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो एक निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होंगे। असंतृप्त किसे कहते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार प्राप्त असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक संयुग्मन के कारण अधिक स्थायी होते हैं। इसको आप आगे देखिए, आपको आगे के एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, ये तो आपका एल्डोल है ना,
जो आपने पीछे लिखा था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसे हमने एल्डोल कहा। अब उसको क्या कहा कि तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो हमने डाइल्यूट HCl डाला और गर्म किया, तो यहाँ एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को हटा दो। तो जल कहाँ से बन रहा है? देखिए यहाँ OH और H, ये मैंने राउंड भी कर रखा है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। तो जल हटा दीजिए। अब जल को हटाने के बाद जो बचा उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखा कैसे लिखा है? देखिए CH3 तो हूबहू वही है CH3, देन यहाँ पे CH लिखा है, देन डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने यहाँ से हटाया तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड लग जाएगा। देन CH डबल बॉन्ड CH, कौन सा वाला? ये वाला, एंड सिंगल बॉन्ड CHO। अब ये आपके क्या बन गए? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक आपके बन गए हैं। तो एल्डोल संघनन में मुख्यतः क्या होता है? सबसे पहले ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है वो आपस में संघनित होते हैं और एल्डोल नामक उत्पाद बनाते हैं। लेकिन एल्डोल नामक जो उत्पाद होता है वो स्थायी नहीं होता है और तनु अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण अभिक्रिया देकर वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। ये इसका, और नाम तो मैंने लिखा ही है, देखिए क्या नाम है इसका? ब्यूट-2-इन-1-अल, यानी ब्यूटेन। ये तो आपको मालूम है 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ही होगा, लेकिन हम देखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम किससे लिखते हैं? इन से लिखते हैं, है ना। तो ब्यूट-2-इन और 1 नंबर पे आपका क्या मौजूद है? एल्डिहाइड मौजूद है, जिसे हम अल से लिखते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो एल्डोल जो कंडेंसेशन है या एल्डोल संघनन जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, वो क्रॉस एल्डोल संघनन भी होता है। देखिए कैसे? बेंजल्डिहाइड भी क्या होते हैं? बेंजल्डिहाइड भी एक ऐसा आपका एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से क्रॉस एल्डोल संघनन कर अस्थायी एल्डोल बनाता है, जो गर्म करने पर अपघटित होकर सिनेमल्डिहाइड बनाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड कैसे लिखा गया है? ये बेंजीन की रिंग है और इस पे कौन सा समूह जोड़ दिया गया है? CHO। इस CH को हमने थोड़ा अरेंज करके लिखा है, यानी C और इस पे डबल बॉन्ड O। ये बात स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा कि ये कार्बोनिल यौगिक हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र आप देखिए, बेंजीन रिंग है, देन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड और नीचे यहाँ H दिखा रखा है। आप इसको कैसे भी लिखिए, बस रिएक्शन को दिखा करने के लिए इस तरह से दिखाया गया है। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? इथेनल। अभी जो आपने पहले देखा था इथेनल। रिएक्शन करेंगे, ये देखिए रिएक्शन में अब क्या होगा? यहाँ से ये H इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से एक H कहाँ जाके जुड़ गया? इस O पे जुड़ गया। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है? तनुछार की उपस्थिति में। तो अब दिखा दीजिए, सीधे जुड़ रहा है, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे H जो है जुड़ गया है, तो O के साथ H जुड़ गया, ये OH हो गया और बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पे OH समूह भी मौजूद है और CHO भी मौजूद है, और OH और CH समूह दोनों के मौजूद होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? एल्डोल कहा जाता है। अब दोनों ही समूह मौजूद हैं तो ये क्या होता है? अस्थायी होता है। अब देखिए आगे की रिएक्शन क्या होगी? ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। अब क्या होगा इसमें आगे? आगे ये अस्थायी जो उत्पाद है, आप एक लाइन में लिखेंगे इस रिएक्शन को, ये आगे हमने इसको हीट किया। तो यहाँ मैं पीछे आपको ले चलती हूँ ताकि और क्लियर आपको हो जाए। यहाँ पे देखिए, अब हम अगर इसको गर्म करेंगे, यहीं पे मैं दिखा देती हूँ, अगर हम इसको हीट करते हैं, H मैंने लिख दिया या डेल्टा का निशान लगा दो, तो क्या होता है? ये वाला जो OH है,
और ये यहाँ से CH2 से एक H जो है किस रूप में अलग हो जाता है, H2O के रूप में अलग हो जाता है। अब बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी जो बचेगा उसे आप जो है आगे देखिए कि क्या बचता है हमारे पास। देखिए CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH। आप देखेंगे तो आपको यही उत्पाद मिलेगा। दोबारा से मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। यहाँ से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल हटाते हैं तो यहाँ से क्या हट रहा है, देखिए OH यहाँ से हटा और H यहाँ से हटा। अब बचा क्या हमारे पास, बेंजीन की रिंग बची है, देन उस पर सिंगल बॉन्ड CH बचा है। अब इधर भी तो एक H हटा है तो एक बचा है, देन सिंगल वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 तो हर हाल में 4 होनी ही चाहिए। एंड देन CHO, यही आपका प्रोडक्ट कहाँ मिला है, पीछे मिला हुआ है। तो इसका नाम, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसका सामान्य नाम भी इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। और IUPAC नाम तो इसका लिख ही रखा है, क्या लिखा है, 3-फेनिल प्रोप-2-इनल। यहाँ पे 1, इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे नाम दिया गया है। तो तीसरे नंबर पे जो है बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। बेंजीन की रिंग जब हम उसको मूल रूप में लेते हैं तो नाम बेंजीन ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको साइड चेन के रूप में दिखा रखा है तो इसका नाम क्या लिख दिया है, फेनिल लिख दिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, 3-फेनिल, यानी तीसरे नंबर पे फेनिल जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे प्रोप-2-इन, दूसरे नंबर पे क्या है, इन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और पहले नंबर पे क्या है, अल है। तो 3-फेनिल प्रोप-2-इन डैश, इसको और अच्छे से कैसे लिखा जा सकता था स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सही है ये 3-फेनिल प्रोप-2, इसके आगे इसको लिखा जा सकता था 2-इन-1- अल, इसको और सही तरीके से इस तरह से नाम लिखा जा सकता था, लेकिन इतना भी लिखेंगे आप तो भी जो है चलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्स-शीमैन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाल्स-शीमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं आपको रिएक्शन से ही बताऊंगी कि किस किस तरह से क्या क्या इसमें हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिया गया है बेंजीन, और बेंजीन की रिंग पे जुड़ा हुआ है N2Cl, तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये लिखा भी है यहाँ पे मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ होती है, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, ठीक है, इसके साथ होती है। तो देखिए रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, यहाँ से जो Cl है और यहाँ से जो H है, ये किस रूप में अलग हो रहे हैं, HCl के रूप में अलग हो रहे हैं, यहाँ से H और यहाँ से Cl। अब बचा क्या हमारे पास, बेंजीन की रिंग बची, और बेंजीन की रिंग पे N2 तो लगा हुआ ही है, बाकी यहाँ से BF4 भी जुड़ जाएगा। वही आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, उस पर क्या लगा है, N2BF4। अब इसका नाम क्या हो गया, जो बेंजीन की रिंग पे N2BF4 लगा है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लूरो, टेट्राफ्लूरो यानी 4 फ्लोरीन बोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लूरो बोरेट। नाउ इसको हीट करेंगे, आप हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ें अलग होंगी। देखिए ये तो मैं आपको बता दूं, फ्लूरोबेंजीन बनाने की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। स्टूडेंट्स आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, ठीक है, या हेलो एरीन्स जो हैं, उनमें से फ्लोरीन और आयोडीन को लेके जो यौगिक बनते हैं, फ्लोरीन आपका पहला जो है हेलोजन है और आयोडीन आपका लास्ट हेलोजन है, ठीक है। तो फ्लोरीन और आयोडीन को लेके जो यौगिक बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल रिएक्शन होती हैं, जैसे यहीं पे ये बाल्स-शीमैन रिएक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया, इसको हमने हीट किया तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिला, ठीक है। और बाकी क्या क्या अलग होंगे, देखिए N2 अलग हो गया, और यहाँ से एक फ्लोरीन तो यहाँ जुड़ गया है तो बचा क्या, BF3, ये भी अलग हो गया। ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, बाल्स-शीमैन रिएक्शन। एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इनको डिस्कस भी कर रहे हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ये है आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन या जिसको बोलते हैं बेंजोइन संघनन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेंजीन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, बेंजीन के यौगिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या लिखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइडों को जब अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो स्वतः संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बेंजोइन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभी क्या कहा हमने कि मैंने कहा क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है इसमें बेंजीन के यौगिक पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एल्डिहाइड। तो देखिए एक बेंजल्डिहाइड ये है और एक बेंजल्डिहाइड ये है। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होंगे, किसकी उपस्थिति में, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। तो देखिए बेंजीन की रिंग ये है, इसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है ना। बेंजीन की रिंग ये है, इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको सूत्र में लिखेंगे तो हम लिखेंगे C6H5CHO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड। लेकिन हम रिंग बना रहे हैं, ये रिंग है और रिंग पे क्या लिखा है, CHO। सिर्फ रिएक्शंस को दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दिया गया है। तो एक बेंजल्डिहाइड ये है, एक बेंजल्डिहाइड ये है। इसमें जो ये एल्डिहाइड का हाइड्रोजन है ये कहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इस ऑक्सीजन पे आके लग जाएगा तो संयुक्त उत्पाद बनेगा। देखिए उत्पाद कैसे बनेगा, ये बेंजीन की रिंग है हूबहू ऐसी जैसी पहले है ये वाली बेंजीन, लाइक दिस। यहाँ पे ये कार्बन मौजूद है सेम यही। अब इस पे OH जुड़ गया ना, तो यहाँ हमने क्या लिखा, ऊपर की तरफ बॉन्ड बना के OH और इधर नीचे की तरफ तो H जुड़ा हुआ ही है। देन सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे अब क्या है, डबल बॉन्ड करके O, ये दोनों जुड़ गई हैं। एंड देन बेंजीन की रिंग। कंबाइनली इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, दो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंडेंसेशन प्रोसेस रिएक्शन की है और इसलिए ये जो उत्पाद बना इसका नाम क्या कहा जाता है, बेंजोइन कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी इम्पॉर्टेंट है। कुछ नहीं हुआ है, दो बेंजल्डिहाइड्स के जो अणु हैं वो आपस में संघनित होकर एक संयुक्त उत्पाद बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अल्कोहलिक KCN होना जो है, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, आगे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इनमें से तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है जो अभी मैंने आपको बताई, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, यह अभिक्रिया, ये कैनिज़ारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। अभी आपने पढ़ा था कि एल्डोल संघनन किसमें होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। लेकिन कैनिज़ारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइड में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, फॉर्मल्डिहाइड या फिर आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड। इनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखिए जब अल्फा हाइड्रोजन रहित किसी एल्डिहाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब विअनुपातीकरण के फलस्वरूप स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है। देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम ऐसे एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ही ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मल्डिहाइड को हमने यानी HCHO को हमने कैसे लिखा है, ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों दो अणु हैं फॉर्मल्डिहाइड के। ये किसकी उपस्थिति में, सांद्र NaOH के सांद्र विलयन की उपस्थिति में इनमें रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के फलस्वरूप एक अणु का तो अपचयन हो जाता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी यहाँ पे
लिखा है ना, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। इनका क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। तो कोई भी इनमें से जो दो अणु हैं उनमें से एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और एक का अपचयन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जिसका अपचयन होगा, अपचयन का मतलब होता है या तो आप ऑक्सीजन को हटा दो या फिर हाइड्रोजन को जोड़ दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है और ये क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन H2 जुड़ गया यहाँ पे, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, CH3OH, है ना, मैथिल अल्कोहल में ये रिड्यूस हो चुका है। और जिसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन जोड़ दीजिए या फिर हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन है ना, एक और जुड़ रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तो दो रिएक्शन यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रही है, ये अपचयित होकर बना रहा है मेथिल अल्कोहल और ये ऑक्सीकृत होकर बना रहा है एसिड, अम्ल बना रहा है ये। इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। यहाँ से सोडियम भी आ गया इसमें, तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। इसको हम कहते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। अब कैनिज़ारो अभिक्रिया में भी अलग अलग पार्ट हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो सेम यही रिएक्शन अगर बेंजल्डिहाइड देगा तो क्या होगा, देखिए एक अणु बेंजल्डिहाइड का, ये दूसरा अणु बेंजल्डिहाइड का, किसकी उपस्थिति में, सांद्र NaOH की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है तो एक तो बदलेगा बेंजाइल अल्कोहल में, मैंने कहा ना H2 ऐड हो जाएगा। अब पूरी रिएक्शन देखिए, हूबहू वही है, डिफरेंस क्या हो जाता है, देखिए COH है ना, यहाँ पे वही C मौजूद है, यहाँ पे सेकंड में देखिए ना, यही C मौजूद है, वही OH भी मौजूद है, लेकिन बीच में क्या जुड़ गया, H2 जुड़ गया। तो गेन ऑफ H2 भी कहा जाता है रिडक्शन। गेन ऑफ H2 क्या कहा जाता है, रिडक्शन, अपचयन। और ये जो है इसमें क्या है, देखिए बेंजीन रिंग है, सेम कार्बन मौजूद है, डबल बॉन्ड O मौजूद है, ओके, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ चुका है विद Na, तो ये हमारा किस में बदल गया, अब ये ऑक्सीकृत होके हमारे जो है सोडियम लवण में बदल गया है, सोडियम के अम्लीय लवण में बदल चुका है, जिसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। लेकिन हम इसको नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन के फलस्वरूप एक का अपचयन हो रहा है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन करने पे एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो वो अल्कोहल देते हैं और जब ऑक्सीकरण होता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण हमें प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आती है क्रॉस्ड कैनिज़ारो अभिक्रिया। क्रॉस्ड कैनिज़ारो का मतलब है एक आपकी बेंजीन की रिंग है और एक आपकी सिंपल जो है कार्बन की रिंग है। तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों में रिएक्शन हो रही है, किसके उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो इसका तो रिडक्शन हो जाएगा, यानी अपचयन हो जाएगा, और अपचयन होने पे हमें क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट। सो ये क्रॉस्ड कैनिज़ारो अभिक्रिया भी जो है ये आपकी किस किस के बीच में होती है, एक बेंजीन के रिंग और एक आपकी सिंपल कार्बन की रिंग के बीच में ये रिएक्शन होती हैं। तो ये रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे और इनको लिखने की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आप ज़रूर करेंगे।